बहन का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति परदेश में होते थे। पति से बात की तो वह मान गए। मेरी बहन का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वह ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी बहन का बेटा कहता कि आपको अब आराम करना है। रात को वह मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती तो मुझे बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा तुम पेट से हो। मेरी तो जान ही निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं हैरान होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरी सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रख दी। कहने लगी कि 3 साल से तुम मुझसे इसी चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रही थी। अब आपको ऊपर वाले ने यह खुशखबरी सुनाई है तो आपको शुक्र करना चाहिए। हैरानगी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर होश खो बैठी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक मोड़ भी आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी विदेश में थी। वह साल में बस चंद महीने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश यही होती कि इस बीच में पेट से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी तो वह प्रदेश में थे। मैंने डॉक्टर से कुछ न कहा, अपनी रिपोर्ट्स पकड़ी और मरे मरे कदमों से बाहर आ गई। मेरा दिमाग उस वक्त बिल्कुल सुन्न हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? मेरे घर से क्लिनिक का रास्ता बस एक गली के फासले पर ही था। लेकिन मुझे अपने कदम इतने भारी लग रहे थे कि जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ डाल चुका हो। हम दो ही तो सदस्य थे घर में, दूसरा तो कोई था नहीं। एक मैं और दूसरा मनीष। मेरा दिमाग पूरी तरह से जैसे सोचने की क्षमता खो चुका था। क्या सोचती, कैसे सोचती? मनीष मेरा सगा भांजा था, मेरी सगी बड़ी बहन का बेटा था। अपनी सोचों के ताने बाने भी समेट नहीं पाई थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए थे। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से यहाँ तक अपने बेजान धड़ को किसी लाश की तरह घसीट लेकर आई हूँ। मेरे गले में इस कदर गिरह पड़ी थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन सी होने लगी थी। मैंने डोरबेल बजाई तो मनीष ने ही दरवाज़ा खोला। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर दाखिल होते ही वह कहने लगा, मौसी आज आपने इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने पर बहुत इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं तो खाना खा चुका। आपके लिए खाना लगा दूं। वह मुझसे बातें करता हुआ खाने का पूछ रहा था, लेकिन मुझे इस वक्त उसका इस घर में होना नाकाबिले बर्दाश्त था और मैं खाली दिमाग लिए उसे देख रही थी। 22 साल का मनीष मेरा सगा भांजा था, मेरी सबसे बड़ी बहन का बेटा। मुझे हमेशा से अपने बच्चों की तरह प्यारा था, जो पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ शहर आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास ही रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। मेरे पतिदेव मेरी माँ के एक रिश्तेदार के बेटे थे। वो पूरी तरह से अनजान नहीं थे। दीदी और मनीष से भी वो पहले ही बहुत अच्छी तरह से मिले हुए थे। मनीष के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वह तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी फिक्र नहीं सताएगी। मौसी कहाँ खो गई हैं आप? मनीष की बात पर मैं चौंक सी गई। मैंने कहा कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं मनीष से यह कहकर अपने कमरे में चली गई, अपनी रिपोर्ट्स दराज में रखी और अपना बेजान तन लिए बेड पर बैठ गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मनीष मेरा सगा भांजा था, मेरी बहन का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं बहन भाइयों से सबसे छोटी थी और दीदी सबसे बड़ी। जब दीदी की शादी हुई मैं उस वक्त 8 साल की थी और जब दीदी के घर मनीष पैदा हुआ मैं 10 साल की थी। मेरी दीदी का ससुराल काफ़ी अच्छा था। ना मुझे अपनी दीदी की परवरिश पर शक था, ना ही मनीष के चरित्र पर शक कर सकती थी। लेकिन जो रिपोर्ट मेरे हाथ में थी वह मेरा सारा शक मनीष की तरफ ही लेकर जा रही थी, क्योंकि मेरे और मनीष के अलावा घर में कोई तीसरा सदस्य था ही नहीं जिस पर मुझे शक होता। मैं अपना सर दोनों हाथों में लेकर बैठ गई। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिन से मनीष मुझे दूध के साथ दवाई देता है, जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब जागती हूँ तो बहुत फ्रेश होती हूँ। क्या मनीष मुझे नींद की दवा देता है? और मेरे सोने के बाद टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरने लगे।
मेरे गले में आंसुओं का गोला था, जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने हवस हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। मैं उसकी सगी मौसी हूँ, यानी कि माँ की बहन, मतलब माँ ही हुई। वह मेरा भांजा है। कैसे वह मेरे बारे में ऐसे सोच सकता है, और कैसे उसका दिल इस घिनौने पाप के लिए तैयार हो सकता है। मैं हिचकियों से रो रही थी। उस दर्द का अंदाजा शायद कोई लगा ही नहीं सकता था जो मैं सह रही थी। एक नाकाबिले बर्दाश्त सी हालत थी। मुझे याद आने लगा कि जब वह बचपन में दीदी के साथ मायके आता तो मेरी गोद में आ जाता था। अपनी तोतली जुबान से मुझे मौसी के बजाय माओ माओ कहता था। मैं सबसे छोटी थी और वह दीदी की सबसे पहली औलाद, इसलिए मायके में उसका सबसे ज़्यादातर वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब तो वह नया नया कॉलेज में गया था। मुझे मुकेश के नाम से बहुत छेड़ा करता था। आप इतनी खूबसूरत मनमोहिनी सी हैं, और वह यह लंबे चौड़े गबरू जवान से, ऊपर से भी बड़े गुस्से वाले। मौसी, मुकेश अंकल आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का ही अच्छा लगेगा। हर वक्त वह मुझे मुकेश के नाम से छेड़ता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत थी। जब वह यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता रहता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी यही कहता कि मुझे लगता है मुकेश अंकल ने प्रदेश में किसी मैम से शादी कर ली है, तभी तो वह वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उसे गुस्से से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी जब मनीष मेरे दरवाजे से बोलता हुआ जब वह अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का गिलास और मेडिसिन थी। वह बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बेड पर बैठ गया, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं खौफ से पीछे हटकर बैठ गई, जैसे न जाने वह क्या कर देगा। जो कुछ मैं डॉक्टर से सुनकर आ रही थी, मेरी जगह कोई भी होती उस वक्त ऐसे ही खौफ खाती। मैं अकेली उसी वक्त मनीष के साथ उस घर में मौजूद थी। वह मुझे यूँ डरा हुआ देखकर हैरान हो गया था। क्या बात है मौसी जी, इतना घबरा क्यों रही हैं? सब ठीक तो है ना? या तो दूध पी लीजिए और आराम करें। मनीष ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त अंदाज में उसे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी अब वह मेरे पास बैठकर अपने कॉलेज के किस्से सुनाएगा, और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर न हो जाए वह उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वह घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं तो बस यही पूछना चाहता था, क्या आपको सुबह टहलने जाने के लिए उठाऊं? शायद मेरे रूखे व्यवहार से वह परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वह मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरा जी चाहा कि एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारूं और फिर अपनी रिपोर्ट इसके मुंह पर दे मारूं। यह देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और इसे धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथों पकड़ूं, वरना वह मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तुम बिल्कुल जगाने के लिए मत आना, मैं सोना चाहती हूँ। मेरे कड़े लहजे के सामने वह चुप सा था, फिर उठकर कमरे के दरवाजे तक चला गया। आप आराम करें और हाँ, दूध जरूर पीकर सोइएगा। खाना भी नहीं खाया आपने? मुझे दोबारा से दूध पीने का कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं यही तो जानना चाहती थी कि वह दूध और दवा खिलाकर यह कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वह दूध का गिलास लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतज़ार था कि जब मनीष मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई भी नहीं आया था। मैं उसका इंतज़ार कर करके थक चुकी थी और मुझे नींद भी सताने लगी थी, इसलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वह कर क्या रहा है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकली तो लॉज भी खाली था। सामने का कमरा मनीष का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। फिर चुपचाप मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग किससे गुजरने लगे जब दीदी का मुझे पहली बार फ़ोन आया था। कहने लगी, मनीष शहर में पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन तुम तो जानती हो कि मैं इस हक में नहीं कि इसे हॉस्टल में रहने की इजाज़त दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं, मेरा मनीष सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में न फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे इसकी परवरिश की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हो वहाँ 100 बुराइयाँ जन्म लेती है।
इसलिए अगर तुम इसे अपने घर में रख लो तो मुझे संतुष्टि रहेगी। उस वक्त तो मैंने बड़ा दिल दिखाते हुए हामी भर ली थी कि मनीष मेरा भांजा ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है मेरा सगा भांजा था और भांजे और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। मैं एक बहुत तकलीफ भरे दर्द से दो चार थी। मेरा भांजा उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। उसकी मेरी तरफ पीठ थी, इसलिए वह इस बात से अनजान था कि मैं उसे सिगरेट पीते देख चुकी हूँ। मैं धीरे से उसका कमरा बंद करके अपने कमरे में लौट आई थी। मुझे 100% यकीन था कि यकीनन वह नशे वाला सिगरेट पीने लगा है, तभी उसे रिश्तों की पवित्रता का ध्यान नहीं रहता। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अपनी दीदी से कैसे कहूं कि मनीष किस तरह का लड़का है। मेरी दीदी दिल की मरीज थी। अगर वह यह सच जानती कि मनीष ने मेरे साथ क्या किया है तो शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच चुकी थी कि मनीष को सुबह ही कह दूंगी कि वह अपनी रहने का इंतज़ाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर पर नहीं रख सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़धड़ाया गया। मैं चौंक कर उठी। जब मैंने दरवाज़ा खोला, सामने देखा तो मनीष मुझे दरवाज़ा क्यों लॉक किया था आपने मौसी जी? उसका मुझ पर रौब जमा कर पूछना तो मुझे तड़पा कर रख गया था। वह होता कौन था मुझसे इस अंदाज में बात करने वाला? उसको शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था, जो वो पाप मेरे साथ कर रहा था। शायद उसकी ख्वाहिश ना पूरी होने की वजह से वह यूं उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा, तुम होती कौन हो मुझसे यह पूछने वाले? मेरी भी ऊंची और सख्त लहजे को सुनकर वह कुछ हैरान हुआ था। फिर नरमी से बोला, मौसी जी, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन जब आपने जवाब नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश न हो गई हो। इसलिए मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो लॉक था, इसलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज़ दरवाज़ा लॉक मत किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखलावे की परेशानी देखकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा, मेरी फ़िक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरे पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की महिला रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति परदेश जाते तो वह औरत और उसका पति मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसा समझते थे। जब भी बाजार से सौदा लेने जाते तो मुझसे पूछते हैं, बहन कुछ मंगवाना है तो बेझिझक बता दो। मैं उनसे अक्सर सौदा मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से मनीष आया था मैं हर काम मनीष से ही कहती थी। इस वक्त तो मुझे अपनी पड़ोसन निर्मला से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने बाद वापस आने वाले थे। मेरे पास इस पापी गंध को ख़त्म करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि निर्मला से कहूँगी क्या। ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत पर तो भरोसा करना ही था। बिना सच बताए मुझे यह कदम उठाना था, क्योंकि अगर दीदी को सच बताती तो वह सह नहीं सकती थी। अगर पति से सब कुछ कहती तो वह मुझे कभी अपने साथ में ना रखता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं जिस दर्दनाक कश्मकश का शिकार थी यह मैं ही जानती थी। मैंने निर्मला से कहा कि मेरे पेट में रसूली है, मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है, इसलिए वह मेरे साथ डॉक्टर के पास चली। वह मेरी बात मान गई। मैं अपने उस डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिससे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वह मेरा यह काम राजदारी से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दूंगी। वह लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा कांप कर रह गई। मैंने रात को घर आते ही मनीष से कह दिया कि मैं तुम्हें और ज़्यादा अपने घर पर नहीं रख सकती, इसलिए 2-3 दिन में वह अपने रहने का जहाँ चाहे इंतज़ाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह मुझे हक्का बक्का होकर देख रहा था। मौसी जी, आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों आपको छोड़कर जाऊं? मेरा मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहोगी? मुझे तो मनीष की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे आने से पहले अकेली ही रह रही थी, बहरहाल चंद दिन में अपना इंतज़ाम कर लो। वह जवाब में कुछ नहीं बोला, लेकिन चेहरे से परेशान ज़रूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। मैं सो ही रही थी, मेरा कमरा लॉक था। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में मैं नींद की वादियों में जाने लगी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रही थी। रात को जब मेरी आँख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था। इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पाई
जल्दबाजी में कुछ न सूझी तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही लम्हे मेरे बराबर लेटा वो आदमी उठकर बैठ गया। उससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब तो मैं होशो हवास खो बैठी थी। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई तरीका अपनाती, उस आदमी ने साइड टेबल पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस आदमी को देखकर तो मैं अपनी होश ही खो बैठी थी। मेरे सामने मेरा पति था। मुकेश अब घर आए थे। वह भी बिना किसी खबर के यहाँ अचानक से आ गए थे। वह मुस्कुराने लगी, कहने लगी तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो मनीष ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगता तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम भी। यहाँ कौन सा कोई गैर था जो तुम दरवाजे लॉक करके सोई थी। मुकेश की बात का मैं क्या जवाब देती। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी, इसलिए मुकेश के साथ लगातार मैं तड़पते हुए रोने लगी। वह तो मुझे यूँ रोता देखकर समझे कि मैं उनसे उदास हो गई थी, इसलिए यूँ उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लगी हूँ। लेकिन हकीकत तो मैं ही जानती थी कि मुझ पर क्या बीती है। वह मुझे तसल्ली देने लगी। सुबह जब मैं उठी तो हम मुकेश की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान थी, मुकेश से क्या बहाना बनाऊंगी, कैसे यह बात छुपाऊंगी। मैं परेशान से बाहर लाउंज में बैठी थी। जब मनीष किचन से बाहर निकला, वह शायद अपने लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर रख रहा था और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, मौसी जी कैसा लगा आपको अंकल का सरप्राइज। मैंने उसे गुस्से और नफरत से देखा और कहा, किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कर कैसे लेते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। एक तरफ मौसी कहती हो। मुकेश अब भी सो रहे थे। मैंने दराज से अपनी रिपोर्ट्स निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मनीष अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वह रिपोर्ट उसके मुंह पर मारी, जो कि उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, यह पढ़ो और अपना नीच चेहरा लेकर मुकेश के उठने से पहले पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से से दबे दबे शब्दों में कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मुकेश को इस बात की भनक भी पड़े। मनीष ने वह रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली और दूसरी तरफ में यह सब सहकर थक चुकी थी, इसलिए बिना शर्मो हया के मैंने उसे जो जी में आया कहना शुरू कर दिया। और वह ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से देख रहा था। कहने लगा, मौसी जी क्या कर रही हैं आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा भी क्या किया है जो आप इस तरह से मुझसे बात कर रही हैं? मनीष की बात पर मैंने उसे घूरते हुए देखा और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उन्हें पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर हैरानगी सी छा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मुकेश लाउंज में आ गए थे। पता नहीं कैसे, लेकिन वह सीधा साधा मनीष के पास गए और रिपोर्ट्स उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर तो मेरी जान ही मेरे तन से जुदा हो गई थी। मेरा घर अब बर्बाद हो जाएगा, मुकेश तो मुझे छोड़ ही देंगे। मैं बुरी तरह से चकरा कर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे ड्रीप लगी हुई थी। मुकेश बड़ी गंभीरता से मुझे देख रहे थे। मेरी तो आत्मा ही निकल गई थी। मनीष भी वहीं खड़ा था। मैं मुकेश को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं है मुकेश, मनीष मुझे नींद की मेडिसिन देता था। मुझे कुछ नहीं पता, भगवान के लिए मुझे मत छोड़ना। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़ के मुकेश से माफ़ी मांग रही थी। वह मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाए हैं। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो, ना ही मनीष ने ऐसा कुछ किया है। तुम उसके चरित्र पर शक मत करो। बस एक गलत रिपोर्ट्स की अदल बदल से यह सब गलतफहमी हुई है। मनीष की तरफ जब मेरी नज़र पड़ी तो वह रो रहा था, बिना आवाज़ के आंसू बहा रहे थे। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, मौसी जी मुझे अपनी माँ में और आप में कभी कोई फ़र्क नहीं दिखा। मैंने तो कभी किसी गैर लड़की को नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तो आप तो फिर भी मेरी माँ की जगह हैं। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें सिगरेट पीते देखा था। वह कहने लगा, मैं नशे की सिगरेट हरगिज़ नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट ज़रूर अपना कमरा बंद करके पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है, इसलिए जैसे मैं अपनी मम्मी के खाने पीने और दवा का ख्याल रखता था, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से इस कदर दर्द का सामना करना पड़ेगा, तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। वह रो रो कर अपनी बातों की सफाई दे रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भांजे के साथ, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया
कि अक्सर रिपोर्ट्स भी गलत निकल आती है। अब सोच रही थी कि काश एक बार दोबारा से अपनी रिपोर्ट्स करवा लेती तो ऐसा ना होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।